हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने जो भी डिस्कशन किया है, अभी हमारे लास्ट जो जितने भी हमारे डिस्कशन हुए हैं और जितने भी हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना है कि क्या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिफरेंसेज है बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो है उनमें क्या डिफरेंसेज हैं, उन्हीं पर बेस्ड अभी हम डिस्कस करें कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ से किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। तो ये जो चैप्टर है ये अपना क्वेश्चंस का है कि हमें कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं किसी हर तरह के एग्जाम में, है ना। थोड़ा देखेंगे उनको कैसे सोल्व किया जाता है, क्या लिखा जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है, जो पूछा है वही हमें आंसर देना होता है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। क्योंकि अभी तो आप जो बीएससी करते हो तो यहाँ भी एक लिमिट होती है एक हर एक आंसर की कि कितने लिमिट में उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और हमारी आदत ये होती है कि हमें जितना कुछ आ रहा होता है हम सब कुछ लिख के आ जाते हैं, हमें इतना कुछ करना नहीं है। हमें ये आदत में लाना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको ढंग से पढ़िए, उसके आंसर में क्या लिखना है हमें, बस ये देखिएगा। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लिखना होता। जैसे आप फर्दर आप जाओगे आगे अच्छे एग्जाम दोगे, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगी उसमें जाओगे, आप उसमें अपियर होगे, तो उसमें भी एक तरीका होता है आंसर लिखने का। और लिमिट्स जो होती हैं वर्ड्स की वो हमेशा याद रखनी होती हैं। कोई एग्जामिनर सिर्फ वही चीज़ देखता है आंसर में जो उसने पूछा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखता है। एक्स्ट्रा लिखने पर वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आपका बड़े एग्जाम में। एक्स्ट्रा लिखना अच्छी आदत है, एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छी आदत है, पर लिखने में क्या होता है कि एग्जामिनर उन्हीं चीज़ों को ढूंढता है। अगर उनको एग्जामिनर को वो साफ साफ नज़र आती हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब इधर उधर को आपने लिखी वो सारी चीज़ें हैं पर आपने उसका लेंथ क्या बढ़ा दी है तो एग्जामिनर क्या कंफ्यूज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो नेगेटिव हो सकता है। तो चलो, जैसे अभी अपने जो 2-3 चैप्टर अपने 3-4 जो भी चैप्टर पढ़े हैं बैक्टीरिया के, उनमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उनको डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है और यही आपके लिए थोड़ा एक होमवर्क है, अभी के लिए आपको ये करने हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर डालने हैं मुझे। जो मेरी मेल आईडी है उस पर, ये मेरी मेल आईडी है ALGAPANKAJ@gmail.com। इस मेल आईडी पर मेल करना है आपको। सबके आंसर आपकी कॉपी में लिख के सबको मेल करना है मुझे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमने बैक्टीरिया सेल वॉल के बारे में खूब पढ़ा है। सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति जो बैक्टीरिया की होती है। और उसको मैंने पूछा कि व्हाट इज द बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होती है, व्हाट इज द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो इसमें लिखना है कि सेल वॉल बैक्टीरिया की क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किन से मिलकर बनी होती है वो, है ना। तो सब कुछ लिखना होता है इसमें। तो इसमें आपको बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल का मतलब एक से क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव ऊपर ग्राम नेगेटिव, है ना। दोनों सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के, दोनों में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो दोनों की कोशिका भित्ति उसके बारे में लिखना है कि ग्राम पॉजिटिव में कौन सा पाया जाता है कौन सा नहीं पाया जाता। जैसे टिकोइक एसिड हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकेन हो गया, किससे मिलकर बना होता है। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया सेल वॉल में हमें दर्शानी होती है जब पूछा गया हमें बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। जो बैक्टीरिया से इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बैक्टीरिया सेल वॉल ही होती है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, क्योंकि ये यूनिक फीचर होता है बैक्टीरिया का, है ना। जैसा दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्हाट इज मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है किसका, बैक्टीरिया का, और उसका फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल में देना कि मीजोसोम क्या है और उसका फंक्शन क्या है। मैंने पूछा इसका फंक्शन क्या है, तो आपको फंक्शंस नहीं है कि भाई फंक्शंस क्या है, मतलब कार्य क्या है इसके, मतलब फंक्शन क्या है नॉर्मली जो यूनिक फंक्शन हो। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दे रहे हो आप। यूनिक, हर एक चीज़ का यूनिक फंक्शन होता है। जब ये पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट इज मीजोसोम एंड इट्स फंक्शन। इसका फंक्शन क्यों पूछा है, क्योंकि कुछ यूनिक होगा तब इसका फंक्शन पूछा है। फंक्शन तो हर एक ऑर्गन का जो ऑर्गेनेल होता है उसका होता है, हर एक कोशिका का कोई फंक्शन होता है, पर इसी का फंक्शन क्यों पूछा है, तो इसका कोई यूनिक फंक्शन होगा जो हमने पढ़ा था क्लास में, है ना। तो ये मीजोसोम क्या होती है और इट्स फंक्शन, व्हाट इज मीजोसोम। अगर आप अब आपको यहाँ ये नहीं देखना कि, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये तो अभी क्या है, आपको जैसे कि भाई बैक्टीरिया के रूप में पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपको जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा कि ये बैक्टीरिया में, पहले क्योंकि ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई ये एक अंतर्बलन होता है, ये फोल्डिंग होती है ना। तो उसको बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया नाम जरूर देना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई लिख के आगे भाई अंतर्बलन होता है कि मीजोसोम कहते हैं, ऐसा नहीं। कि बैक्टीरियल सेल वॉल
और सेल बोल में पाया जाता है, सिलमेन में पाया जाता है, जो भी आपको आंसर लिखना है इसका, है ना। तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या अभी तक आया नहीं दिमाग में, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन होता है पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एक जो बैक्टीरिया जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया नहीं जाता, तो जो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टाइप पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में, उसमें वो जो नॉर्मल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या डिफरेंसेज हैं बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेशन में और नॉर्मल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, ये भी हम देखें, इसका भी आंसर आपको देना है। चौथा क्वेश्चन है कि सिमिलरिटी बिटवीन द प्लांट एंड बैक्टीरिया। अब मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया है ना, प्लांट की जो सेल स्ट्रक्चर है वो भी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, और प्लांट्स को आप अभी तक 12th में जितना पढ़ाया आपने अभी तक, और उसमें प्लांट में आपका थोड़ा एनालिसिस करना है, एनालिसिस है ना, एनालिसिस क्वेश्चन में करना बहुत अच्छा। जब आपको अगर कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग बनानी है उसका एनालिसिस करो, उसमें एक नई चीज़ खोजने की कोशिश किया करो, तब वो चीज़ बनेगी इंटरेस्टिंग, है ना। उसका आंसर देने में तब मज़े आते हैं। अब क्या नॉर्मल से क्वेश्चन दे दिया तो उनका आंसर देने में क्या कहीं से देखा और लिख दिया भाई। अब इसको क्या है, सिमिलरिटी बिटवीन द प्लांट एंड बैक्टीरिया, तो आप पहले प्लांट के बारे में थोड़ा आप जानते हो जितना, फिर बैक्टीरिया आपने पढ़ा तो उनके बीच में सिमिलरिटी है वो क्या क्या मिली, वो सिमिलरिटीज आपको शो करनी है यहाँ पे, एटलीस्ट 5 तो शो करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मैंने दिया भी इसलिए क्योंकि कॉमन है, आप पढ़ भी लेते हो, हर जगह आपको इसका आंसर मिल जाता है, पर एटलीस्ट आपको 10 यूनिक फीचर्स देने हैं जिनमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डिफरेंस है। कैसे डिफरेंट है ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, वो हमें ये यूनिक फीचर्स मुझे चाहिए यहाँ पर कोई भी 10 लगभग, जिससे कि हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अलग कर सकें। आपको सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं दिखानी कि भाई डिसिमिलर किस तरीके से है, और जहाँ सिर्फ डिफरेंस से लिखा जाता है ना, काफ़ी बार क्या होता है बच्चे डिफरेंस से लिखते हैं पर उसमें जो समानताएं होती हैं ना वो भी बच्चे लिख के आ जाते हैं, वो उसके आंसर मतलब जो आंसर आप देते हैं उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको सही से, इसलिए डिफरेंसेस पूछता है, असमानता पूछे तो सिर्फ असमानता ही लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो, अब कोई एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली कि भाई ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किया था, वो ठीक है, वो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब आपको एनालिसिस करना है कि ग्रिफिथ जो एक्सपेरिमेंट किया था उन लोगों ने, उसका इंपॉर्टेंस किया था, क्या निकला, क्योंकि हर एक जो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसका कुछ ना निचोड़ तो होता ही है कि ना, उसकी प्रोडक्टिबिलिटी कुछ होती है उसकी, भाई क्या निकला उसका इंपॉर्टेंस क्या है। वो एक्सपेरिमेंट किया चलो ठीक है, पर उसका आज का जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो, उसमें इंपॉर्टेंस क्या है उसका, तो ये भी हमें इसलिए भी आपको थोड़ा उसको पढ़ना है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को सोचना है कि क्या उसका इंपॉर्टेंस आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें क्या उसका इंपॉर्टेंस है, और आपको ये सब के आंसर लिखकर आपकी जो कॉपी हो उस पर ज़्यादा बड़े आंसर लिखने, जितना पूछा है उसका आंसर उतने ही शब्दों में देना है बस, है ना, ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना नहीं है, जो पूछा है उसको लिखिए बस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि देखो आप जो आंसर लिखते हो उस लिखने का तरीका आप टू द पॉइंट लिखा करिए, है ना, ऐसा नहीं कि रामायण लिखते चले जा रहे हो, नहीं, चाहे ग्राफिकल रूप में आंसर दीजिए आप। और साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डायग्राम है ना आपके पास, तो डायग्राम जहाँ भी आप डायग्राम लगा सकते हो, डायग्राम दीजिए, डायग्राम के पास में लिखिए कि हाँ भाई इसमें ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, इस तरीके पॉइंट वाइज लिखिए उसको, जिससे क्या टीचर की नज़र जाए उसके ऊपर। अब देखो जिसको आता है वो पॉइंट वाइज लिखेगा तो टीचर नज़र जाएगी और वहीं उसको पूरे मार्क्स मिल जाने वाले होते हैं। पर क्या होते हैं बच्चे क्या उसको ऐसे करते हैं टीचर पढ़ नहीं पाए ऐसे, तो टीचर को सब कुछ आता है, आप उसको छुपा नहीं सकते आप जो गलत लिखा है उससे। वो गलत लिखने से क्या होता है, आपने जो सही लिखा है वो भी छुप जाता है। तो जितना भी आता है जैसा भी आता है सही लिखिए आप उसे, सही को गलत के बीच में सही को ना रखिए, इससे आपका आंसर तो बड़ा बन जाएगा, पर जो ऑथेंटिसिटी आपकी और जो होती है ना एक तरीके की जो या कोई ऑथेंटिसिटी वो कम हो जाती है टीचर की नज़रों में, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। तो आंसर हमेशा टू द पॉइंट लिखिए, और हो सके तो पॉइंट में लिखिए, चाहे 1 2 3 नहीं तो इस तरीके से लिखिए साफ सुथरे, जिससे टीचर की नज़र जाए उसके ऊपर, है ना, ये तरीका होता है। तो मुझे इसके आंसर आप इस जो मेरी मेल ID है lgpankaj@gmail.com पर आप सेंड कर दीजिएगा विदिन 2 to 3 days। थैंक यू।